घर में और मेरा सूसरी हुआ करते थे और एक नौकरानी होती थी जो कि मेरे सास होती। जब मैं सुबह उठती तो मेरे पेट पर काली स्याह ही लगी होती। मैं हैरान थी कि ये कैसे हो गया। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खुलाकर अपनी जगह पर सला दिया और कमरे में छप गई। अभी कुछ ही देर हुई थी, मेरा सूसर मुझे समझकर नौकरानी के साथ आज भी मेरे पेट पर वही स्याह निशान था। मुसलसल 20 दिन से रोज मेरे पेट पर स्याह निशान नजर आ रहा था। काली स्याही का निशान। मैं बहुत परेशान सी हो गई थी। कौन था जो रात में ये स्याह निशान मेरे पेट पर लगाता? मैं जब नहाती पहली बार जब मैंने ये निशान देखा तो सोचा कि शायद कहीं से लग गया होगा, लेकिन वही निशान रोज मेरे पेट पर मुझे नजर आ रहा था। अब तो मुझे कुछ तशवीश से होने लगी थी, लेकिन मैं शक भी करती तो किस पर। मेरे घर में मेरे अलावा वो बस 2 ही नुफूस थे, एक मेरे ससुर, दूसरी एक मुलाजमा लड़की जो कि तकरीबन मेरी ही आम उम्र थी। बात कुछ ही यूं है कि मेरी शादी के चंद दिन बाद ही मेरे शौहर को वापस बैरूने मुल्क जाना पड़ा, क्योंकि वो वहां जॉब करते थे। मेरा ससुराल में मेरा ससुर ही थे। सास का पहले ही इंतकाल हो चुका था और मेरे शौहर इजाज अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन जॉब बैरूने मुल्क करते थे और मुझे कहते थे कि तुम्हारा वीजा लगवाकर तुम्हें भी बाहर बलवा लूंगा। मैं अपने शौहर के जाने पर बहुत उदास थी। घर में एक ही नौकरानी थी जो दिन रात वही रहती थी, वरना तो घर मैं और मेरे ससुर अकेले ही होते थे। लोग तरह तरह की बातें न बनाएं, इसलिए मेरी शादी से चंद दिन पहले ही एक नौकरानी दिन रात के लिए रख दी गई, जो कि हर काम करती थी और रात को मेरे साथ सो जाती थी। वो भी नौजवान लड़की थी। पहले पहल तो मेरे ससुर का ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजरता था या फिर लॉन्च में टीवी देखकर, लेकिन लॉन्च भी वो तभी आते थे जब उन्हें नाश्ता या खाने की तलब होती। मेरे ससुर बहुत मेहतात और वहमी किस्म के इंसान थे। खाना खाने से पहले हाथ धोते तो 15 मिनट तक हाथ ही धोते रहते थे, फिर बार बार अपने हाथों को सोंगने और कहते पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धोला है और कौन सा नहीं। फिर खाना खाते हुए टीवी देखते रहते। मुझसे वो ज्यादा बात भी नहीं करते थे, बस काम से होता तो बुला लेते थे, वरना आवाज न देते। मैं पूरा दिन इस मुलाजमा से घर के काम करवाती और साथ साथ उसे बातें भी करती रहती थी। शुरू के 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। इजाजत से मेरी हर 2 दिन के बाद बात होती थी। मैं हर बार उनसे अपने वीजे का जरूर पूछती थी, लेकिन वो यही कहते कि कोशिश कर रहा हूं। जब भी मुलाजमा से अपने ससुर के कमरे में सफाई करने का कहती तो वो कतर आने लगती। कहती थी, बाजी आप भी मेरे साथ चलें, मुझे बड़े मियाँ से बहुत डर लगता है। बार बार मुझसे कभी बेड की चादर बदलवाते हैं और कभी कोई बार जड़ दलवाते हैं। कहते हैं कि तुम ठीक से सफाई नहीं करती। मैं मुलाजमा की बात पर हंसने लगी और कहती, वो कुछ वहमी है तो कहने लगी, नहीं बीबी मुझे तो ठरकी लगते हैं, नजरें अच्छी नहीं हैं उनकी। बड़े मियाँ आपको तो पता है। कल मुझे कहने लगे, इतनी गर्मी है मेरे कमरे में, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो रपटा उतार के काम कर लेना। मुझे उस मुलाजमा की ये बात कुछ अजीब सी लगी। उसे तो मैंने कहकर टाल दिया कि बेटी समझकर तुम्हारा एहसास कर लिया होगा। वो कहने लगी, जाने दें बीबी, हमने सारी जिंदगी तरह तरह के लोगों के गिरवा में काम किया है, बस सबकी नजरों को अच्छी तरह से जानते हैं। ये कहकर वो कछन में चली गई। मैंने उसकी बात को इतनी संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था कुछ अजीब वो गरीब सा था। आखिर कौन जो ये सियाह धब्बे मेरे पेट पे लगाता था और मुझे महसूस भी नहीं होता था। रात को मैं देर जागती रही। मेरी मुलाजिमा लड़की मेरे ही कमरे में जमीन पर बस्ता लगाए सोती थी। 2 रात के थे तो मैं जागती रही, लेकिन फिर मुझे नींद का गलबा तारी हो गया और पूरा दिन घर के कामों में लग के मैं पूरी तरह रात जागने से तो अब रही थी। एक बार जब मैं अपने ससुर के कमरे में उन्हें चाय देने के लिए गई तो मेरी होश ही उड़ गए। वो काली स्याही को अंगली में लगाए एक खाली सफ़े पर कुछ आड़ी टेढ़ी लकीरें खींच रहे थे। मैं तो उन्हें शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ मैं देख चुकी थी मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो पहले तो फिर मुझे देखकर वो गुस्से से बोले, तुम बिना इजाज़त क्यों मेरे कमरे में आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी ने ये तमीज़ नहीं सिखाई कि दरवाजे पर दस्तक देकर इजाज़त मिलने पर अंदर आते हैं? पहली बार उन्होंने मुझे उस लहजे में कहा कि मेरे तो रांगी उड़ गए। मैं वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल की धड़कनों में ये आलम था कि जैसे सुना शग्गाफ कर कि बाहर ही आ जाएं। मुझे अपने पेट पर लगा शियान निशान ज़हन में गुमा। तो क्या वो निशान मेरे ससुर
ये ख्याल आते ही मेरे अंदर से रूह फना हो गई। इतनी गैर मुनासिब सी बात थी, मुझे सोच नहीं जंजड़ी से होने लगी। पहले तो मैं दिल्ली दिल में इस बात से इनकार करती रही, वो मेरे बाप की जगह है, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन एक उठल हकीकत थी कि मेरे पेट पर सियाह निशान होता था और मैं और मेरे ससुर भी सियाह रंग की स्याही में अंगली डुबोई सफेद कागज पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक बार मैं अपने कमर से निकलकर किचन में गई तो मेरे ससुर मुलाजमा के बिल्कुल पीछे खड़े थे। वो अपने ध्यान से बर्तन धो रही थी। वो इसकी इतने करीब थे कि शायद ही चंद अंश का फैसला हो। मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी। उसका मतलब कि मुलाजमा इस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे ससुर की नज़र और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैंने अपने ससुर से कहा कि अबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वो मेरी आवाज़ पर बुरी तरह से हड़बड़ा आए। मुझे किचन में देखकर कुछ बद हुआ से होने लगे। मेरी आवाज़ पर वो मुलाजमा बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी शायद मेरे ससुर की आमद से बेखबर थी। बड़ी नाफहम नज़रों से हम दोनों को देख रही थी। मैंने मुलाजमा को फल वक्त नज़रअंदाज किया और ससुर से किचन में आने की वजह पूछने लगी। वो कहने लगे कि मैं उस मुलाजमा की छट्टी करवा दूंगा, ये झाड़ू देकर बन्ना हाथ धोए। बर्तन धो रही है, उसके हाथ गंदे हैं। मुलाजमा परेशान सी हो गई, कहने लगी बड़े मियाँ क्यों झूठ बोल रहे हैं, मैंने सबसे पहले हाथ ही तो धोए थे, उसके बाद ही किचन के बर्तनों को हाथ लगाया था। मेरे ससुर तो इस मुलाजमा लड़की से बहस पर उतर आए। कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो मेरे बेटे कि पैसे हराम की हैं, क्या तुम्हें तनख्वाह भी दूं और तुम जाड़ वाले हाथों से बर्तन धोती हो। ये तो मैंने आज देख लिया, वरना ना जाने तुम कब से गंदे बर्तनों में ही हमें खाना दे रही हो। मैंने अपने ससुर से बहुत कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं खुद मुलाजमा से बात कर लूंगी, लेकिन वो भी मुझ पर गुस्सा करने लगे। कहने लगे तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 दिन में सीधा कर दूं। मेरा बेटा परदेस में न जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करके घर के पैसे भेजता है और ये लड़की मुझे गंदे बर्तन में खाना देती है। आज से तुम ही मेरे बर्तन दोगी। इस लड़की के हाथ में मैंने बर्तन देखे तो उसे ढुके देकर निकाल दूंगा। गुस्से से ये कहते हुए वो किचन से निकल गए। मुलाजमा तो रोने लगी, कहने लगी मुझे यहाँ काम नहीं करना, पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं, हमने अपनी इज्जत नहीं बीच रखी जो ये बड़े मियाँ मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं। वो भी गुस्से से नौकरी छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने उसे अपने साथ लगाकर चुप करवाया। मैं ससुर के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। कम उस गुम मुझे ये हौसला था कि एक और खतौन मेरे साथ रहती है। अभी तो मैं एक परेशानी से निकल नहीं पाई थी कि मेरे पीठ पर काली स्याही का निशान आता कहाँ से है और एक मुलाजमा के कमरे में होते हुए कैसे मेरे ससुर मेरे कमरे में आ सकते हैं। मैंने मुलाजमा से कहा कि तुम बर्तनों को हाथ न लगाना, मैं खुद दूंगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से मुलाजमा को राजी करके किचन से बाहर निकाला कि लांच में मेरे ससुर मेरे शूहर पर फोन से बात कर रहे थे कि वो मुलाजमा से घर उसे निकाल देंगे। लेकिन मैं भी सोच चुकी थी कि मियाँ से साफ कह दूंगी कि मुलाजमा को मैं कभी छुट्टी नहीं दूंगी। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहने के हक में नहीं थी। मैं अजाज से भी कह दिया कि मुलाजमा अगर घर से गई तो मैं भी माई के चली जाऊंगी। अब्बा को बर्तनों से मसीला है तो मैं खुद धो दूंगी। मेरे मियाँ ने अपने वालिद को ना जाने कैसे समझाया कि अब वो बहस नहीं करते थे। मैं खुद बर्तन धोने लगी। मैं खाना ससुर के सामने खुद रख देती थी। अभी कुछ दिन आराम के लिए किचन से अपने कमरे में जाने लगी तो वो मुझसे कहने लगे कि आज के बाद मुझे ये मुलाजमा मेरे कमरे में नजर न आए। आज के बाद मेरे कमरे की सफाई का ख्याल तुम रखोगी। ये सुनकर मैंने उस बात से रहला दिया। मैंने सोचा कि अभी ससुर गुस्से में है, 2-4 दिन काम करती हूँ फिर खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था। मैं जब ससुर के कमरे में दस्तक देकर अंदर गई ताकि उनके कमरे में सफाई कर दूं, तो फिर से काली से हाई में अंगले डबुए एक और सफेद कागज पर आरसी लकीरें खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से सब कुछ दराज में रख दिया और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा अबा मैं सफाई कर दूंगी, तो कहने लगे हाँ कर दो। मैंने उनके बेड की चादर बदली और झाड़ लगाने लगी, लेकिन वो मुसलसल मुझे ही देख रहे थे। एक लम्हा भी उन्होंने मुझसे नजरें नहीं हटाई थी और अगर यूं टिकटी बांधे देखते तो आप कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकते थे। मेरे हाथ भी कुछ घबराहट के मारे कप कप आने लगे।
मैं बार बार डपटके से अपना चेहरे पर आने वाला पसीना पूंछ रही थी। साथ कलीन पर झाड़ू दे रही थी। मेरे सिसर कर्सी से उठकर मेरे पास आ गए। वो मेरे सामने खड़े हो गए तो मुझे भी खड़े होना पड़ा। मुझसे कहने लगे, इतनी गर्मी है तुम अपना टपटा उतार कर झाड़ू लगा लो, मैं तो वैसे भी वाशनों में नहाने जा रहा हूँ। कमरे में कोई नहीं है। उनका लहजा उस कदर धीमा था कि मुझे सुनकर हैरत से हो रही थी, वरना वो हमेशा गुस्से और सख्त लहजे से बात करते। मुझे मुलाजमा की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपना टुपटा पहनकर काम करने की आदत है। अभी मैं ये कह रही थी कि उन्होंने अपनी जेब से रमार निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं जल्दी से पीछे हट गई। वो भी कुछ घबराए से गए। फौरन से वो अपने कमरे के वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल की ये हालत थी कि धड़कना ही बोल गया था। मुझे तो अपने शौहर के किरदार पर शक होने लगा। मैंने जल्दी उनका कमरे की सफाई की और कमरे से निकल गई। पूरा दिन में परेशान ही रही। रात को जब मुलाजमा के साथ अपने कमरे में आई तो वो जमीन पर अपना बस्तर बिछा रही थी। मैंने कहा, रहीला जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा मुझे मुलाजमा से बात करनी चाहिए। वो अपना बस्ता छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसे कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे सिसर के बारे में कहती हो, मुझे भी वो सच लगने लगा है। फिर मैंने उसे ये भी बता दिया कि रोज मेरे पीठ पर एक काली शाही का निशान होता है। वो सुनकर मुझे हैरत से फटी आंखों से देखने लगी। बाजी, मुझे तो आपके सिसर पर पहले से शाक है। मुझे तो लगता है वो आप पर कुछ अमल भी करता है। हमारे गांव में भी एक सिसर अमल करके बहू से शादी कर ली थी। उसका मियाँ भी बाहर रहता था और सिसर ऐसा अमल करता कि बहू को होश न रहती और उसके साथ गलत कारी करता।